नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे साथ मौजूद है अभी मिस्टर लक्ष्मण रावत जी और हम यहाँ पे लक्ष्य रिहैबिलिटेशन डी एडिक्शन एंड काउंसलिंग सेंटर पे मौजूद है और आज हम मिस्टर लक्ष्मण जी का इंटरव्यू लेंगे। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट किया लोगों के वेलफेयर के लिए। देखिए, मैं भी यानी एक एडिक्ट था पहले। तो जब मैं एडिक्ट था तो मैं भी रिहैब में आया, मैंने ट्रीटमेंट लिया। तो मुझे वहीं से मोटिवेशन मिला कि जब मैं ठीक हो सकता हूँ तो मैं भी इसी माध्यम से कुछ लोगों को ठीक कर सकूँ। मेन मोटिवेशन यही है मेरा। नाइस सर। और सर, आप ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये फंडेड कैसे है? गवर्नमेंट फंडेड है? गवर्नमेंट फंडेड नहीं है मैम। ये लोग जो जितना हो सके रीजनेबल पे कर सकते हैं उतना करते हैं। और सर, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करती है? योग हमारे यहाँ देखिए, जो ये नशा है एक मानसिक बीमारी है। तो इसके लिए हमारे यहाँ योगा मेडिटेशन होता है, काउंसलिंग होती है, काउंसलर आते हैं जो काउंसलिंग करते हैं। मेन है काउंसलिंग, क्योंकि इसकी दवाई नहीं है नशे की ना। तो इसके लिए मेन काउंसलिंग से इसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। तो सर, किस तरीके की काउंसलिंग मिलती है लोगों को? काउंसलर आते हैं, उन्हें समझाते हैं कि भाई, क्योंकि देखिए एडिक्ट ही एडिक्ट की प्रॉब्लम समझ सकता है। अब जिसने कभी नशा नहीं किया तो वो नशे की कैसे बता पाएगा कि वो किस फीलिंग से गुजर रहा है। तो जो काउंसलर होते हैं वो इसी चीज़ से निकले हुए होते हैं। किसी को 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस, जो नशा छोड़े हो जाते हैं। क्योंकि अब एक साधारण आदमी नहीं बता सकता कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। जिसको हम आज लेके आएंगे, पिक करके लाएंगे, तो हमें पता है उसके मन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि वो हमारे मन में पहले चल चुका है। क्योंकि हम भी उसकी तरह आए हैं, है ना। तो उस हिसाब से काउंसलिंग करी जाती है कि भाई आपने कैसे रहना है, दिनचर्या है, सुबह टाइम से उठना है, यानी डिसिप्लिन में रहना है, किन चीज़ों से बचना है। एक एटीट्यूड होता है हमारे यहाँ, जैसे गुस्सा नहीं करना है ना। कोई पेशेंस पे काम करना है, यानी हर चीज़ जल्दी नहीं मिलेगी, थोड़ा पेशेंस रखना है। तो बहुत चीज़ होती है जिनमें इन्हें सिखाया जाता है। जैसे एक इंसान है, वो काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड है, तो जब वो अपने इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस को छोड़ता है तो उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस फेस करती है। तो उस चीज़ को आप किस तरीके से टैकल करते हैं? देखिए, शुरू में जो वो डिटॉक्स में रहता है, वो 10 दिन तक उसको हम डिटॉक्स में रखते हैं। तो वहाँ उसे देख रेख के लिए उसका एक वो होता है जो उसकी देख रेख करता है। डॉक्टर आते हैं हमारे यहाँ, ऑन कॉल आते हैं, बाकी वीकली डॉक्टर आते हैं। जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है तो ऑन कॉल हम तुरंत डॉक्टर को बुला लेते हैं। तो उसको मेडिसिन देते हैं ताकत की, जिससे उसे कमजोरी में ग्लूकोज पिलाया जाता है ना। तो एटमॉस्फेयर में ऐसे रखा जाता है उसे कि जिससे उसे दिक्कत परेशानी ना हो। आप कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स बता दीजिए जिसकी वजह से जो बॉडी है वो अलग अलग चीज़ें फेस करती है, कैसी चेंजेस फेस करती है बॉडी टाइम के साथ साथ। देखिए, मेन तो इसकी मैं बताऊँ, मैंने आपको बताया ना, शरीर नशा नहीं मांगता है, केवल एक मानसिक बीमारी है। यानी शरीर, अब वो तो केवल एक दिमाग कहता है कि यार मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है। यानी 80 से 90% जो होता है केवल दिमाग कंडक्ट करता है। और एक चीज़ कही जाती है कि जब पेशेंट होता है उसकी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है, जिस वजह से वो पेशेंट को भेज देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर अपनी फैमिली की तरफ हेट डेवलप हो जाता है। तो उस चीज़ को आप कैसे टैकल करते हैं, ऐसी चीज़ों को? देखिए, हेट तो शुरू में रहता है, मैंने कहा आपको। यानी आप देखिए, एक एडिक्ट के लिए उससे सबसे प्यारा उसका नशा होता है। हाँ। उसके आगे उसके माँ बाप, भाई बहन, कोई रिश्ते नहीं होते। यानी उससे सबसे प्यारा नशा होता है। तो जब उससे दूर करा जाएगा तो वो तो ऑटोमेटिकली चिढ़ेगा ही। हर किसी चिढ़ता है, हमसे भी चिढ़ता है वो। जब हम लाते हैं हमें भी वो मन में अब्यूज़ करता होगा, अपने माँ बापों को भी अब्यूज़ करता है शुरू में। मगर धीरे धीरे जब उसको टाइम पीरियड होता है, महीना 40 दिन होते हैं, तो एहसास करता है कि यार अब मैं यहाँ आया हूँ, इसमें मेरा ही भला है। यानी जिसने मुझे भेजा है मेरे अच्छे के लिए भेजा है। क्योंकि वो धीरे धीरे नशे से दूर होता रहता है। जैसे दूर होता रहेगा तो उसको एहसास होता है। तो धीरे धीरे उन्हीं लोगों का फिर एहसानमंद होता है, यानी उन्हीं को फिर वो उन्हीं के पाँव छूता है जिनको उनको भेजा होता है। जैसे मैं बताऊँ, मेरी मम्मी ने जब मुझे भेजा था तो मुझे अपने जीजा के प्रति बहुत गुस्सा था 40 दिन तक। मैंने कहा ये करूँगा वो करूँगा, मगर आज मैं अपने जीजा को ही मानता हूँ, अपनी मम्मी के ही पैर छूता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। अगर वो मुझे यहाँ ना भेजते तो मैं अब तक मर चुका होता या मैं जेल में होता। ये दो ही रास्ते हैं इनके, यानी एडिक्ट के पास केवल दो, या तो जेल या फिर मरना। और आप हमारे दर्शकों को अब उनके डेली रूटीन के बारे में बता सकते हैं कि उनका डेली रूटीन क्या होता है, कितने बजे उठते हैं, सोते हैं? डेली सुबह 7 बजे उठना होता है अपना, फिर
7 बजे से लेकर रात को 10 बजे सोना होता है। डेली शेड्यूल में योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग क्लासेस होती है, रिफ्लेक्शन होता है जिसमें वो दिन भर के रात को अपने विचार लिखते हैं, है ना। सेशन होता है, अंताक्षरी सेशन होता है, गेम सेशन होता है, मूड मेकिंग सेशन होता है, डांस सेशन होता है, ऐसे करके अलग अलग दिन में वो होता है। ओके सर। और इस वक्त आपके सेंटर में कितने लोग कितने पेशेंट्स मौजूद हैं? करीबन 40 पेशेंट हैं। ओके सर। और इसके अलावा भी आपका कहीं और सेंटर है? नहीं, यही है हमारा। ओके सर। और सर आपके यहाँ कितने वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं? एम्प्लॉयज़ करीबन 10 से 12 हैं, 10 से 12 है। और जैसे डिफरेंट एज ग्रुप के लोग आते हैं? हर एक डिफरेंट के हैं। तो फिर आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर में कितना मोस्ट यंगेस्ट एज ग्रुप का मेंबर है और 18 से अबव है और 40-45 से तक है। अगर कोई पेशेंट पहले से बीमार है, जिसको कोई बीमारी है, शुगर या फिर कोई और मेडिकल कंडीशंस है, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कराया जाता है? उसका एक हम टेस्ट कराते हैं, लीवर, सीबीसी, इसका शुगर का टेस्ट होता है। फिर हमारा डॉक्टर आता है विजिट में हफ्ते में, तो देखता है, तो जो दवाई रिकमेंड करता है वो दवाई दी जाती है उनको। और कोई पेशेंट है जिसकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो ऐसी मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल है आपके पास 24/7 पेशेंट्स के लिए? नहीं, तो तुरंत हम उसको फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। अगर हमें दिखता है, डॉक्टर कहता है कि भाई इसकी सीरियस है, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। आपका जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है सर, वो किस तरीके के डॉक्टर्स के साथ इंगेज है? डॉक्टर देखिए हर तरह के डॉक्टर से इंगेज रहता है। ओके। है ना। कई आप मेंटली भी डिस्टर्ब रहते हैं, तो उनके लिए साइकोलॉजिक आता है। बाकी फिर जैसे नॉर्मल डॉक्टर होता है वो तो। आपका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन कितना होता है सर? 5 से 6 मंथ का। ओके सर। और अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है फैमिली में, तो दे कैन गो? हाँ, तो जब मर्जी, कई हफ्ते भर में भी ले जा लेते हैं, कई महीने, 2 महीने, 6 महीने। तो इसकी वजह से अफेक्ट नहीं होता उनकी हेल्थ पे? इफेक्ट वो फिर दोबारा फिर उनको आना पड़ता है, क्योंकि कोर्स नहीं कर पाए ना वो। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी के पिताजी एक्सपायर हो गए, तो क्या करेंगे वो, या कुछ ऐसा शादी हो गई है, तो इसलिए ले जा लेते हैं। और जैसे अब हम यहाँ रह रहे हैं, एक आइसोलेटेड प्लेस में रह रहे हैं, तो काफ़ी टाइम से फैमिली से नहीं मिलते, तो कोई ऐसा ड्यूरेशन है जिस टाइम पे फैमिली गैदरिंग भी होती है? मंथली मीटिंग होती है फैमिली से, मंथ में एक बार। ओके सर। और वीकेंड प्रोग्राम्स लाइक डेली रूटीन के अलावा और कुछ एस्केपिज्म है आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर में? मूवीज़ ऐसा कुछ? मूवीज़ होती है अपना, जैसे सैटरडे संडे को मूवीज़ होती है। ओके सर। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी एनजीओ के साथ जुड़ने का सोच रहा है आगे, गवर्नमेंट फंडेड एनजीओज के साथ, और गवर्नमेंट किस तरीके से इस चीज़ को हेल्प कर रहा है? मैम, गवर्नमेंट की तरफ से तो देखिए अभी इस समय कोई वो नहीं है, मगर ये कोई एनजीओ जुड़ना चाहेगी तो कोई अच्छा काम है, हम भी आगे ऐसा नहीं जुड़ना चाहेंगे, कि ये तो देखिए एक सामाजिक काम है। जितना ज़्यादा हो सके, एक कहते हैं ना जड़ है, जितनी ज़्यादा फैल सके उतनी फैले। जो आपका एरिया है वो कितना बड़ा है, आप कुछ आइडिया दे सकते हैं हमारी ऑडियंस को? करीबन 2,500 से 3,000 स्क्वायर फीट है। ओके। और जो आपके पेशेंट्स हैं वो हर सेपरेट रूम में रहते हैं या फिर कई कंबाइंड रूम में? सेपरेट रूम में रहते हैं, 2 से 3 पर्सन 1 रूम। और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी कम्युनिटी ग्रुप के साथ इंगेज होने का सोचा है उसने, ताकि वो लोगों को अवेयर कर सके, या ऐसा कुछ जैसे स्टेप लिया है, कोई प्रोग्राम किया है जिसकी वजह से अवेयरनेस क्रिएट हो? नहीं, हम तैयार हैं उसके लिए भी, अवेयरनेस अच्छी बात है। ओके सर। मतलब आपको हाथ चाहिए जो हाँ, आपको बाहर लेके आए। ओके सर। अब हम यूथ के बारे में सवाल करते हैं। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली केस देखा होगा जो ONGC वाला रोड एक्सीडेंट हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो यूथ का एक सोशलाइजेशन का तरीका, मतलब कि एक दूसरे के साथ मिलना, इंगेज होने का जो तरीका है, वो आजकल के टाइम पे ड्रिंक्स कंज्यूम करना हो चुका है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? और जब यूथ यहाँ पे आता है तो वो किस तरीके से सिचुएशन हैंडल करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तो आप क्या ऐसा मेजर्स लेते हैं? क्योंकि हमने बहुत बार सुना है कि जो रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं वो फर्स्ट या सेकेंड डे पे काफ़ी एग्रेसिव मेथड्स यूज़ करते हैं पेशेंट्स पे, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम भी, मैंने बताया ना, हम भी पहले दिन आए थे, तो ऐसा नहीं, हमें पता वो किस परेशानी से, जैसे हमें टैकल किया गया, हम भी उसे वही समझाते हैं। हम उसे ये नहीं बताते कि 6 महीने का कोर्स है, हम उसे कहते हैं अभी 2, 4, 5 दिन में आप चले जाओगे, ऐसे करके उसे समझाया जाता है ना। देखिए, आप सोचिए कि अगर दूसरा, तो हमें पता बीमार है वो, कई बार हमें गाली भी दे देता है, कई बार हम पे हाथ भी उठा देता है, मगर फिर भी हम उन्हें कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमें पता है ये अभी अपने
सेंस में नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमें पता है वो बीमार है अभी, हमें पता है जब 4 दिन बाद 3 दिन बाद वो ठीक हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा मैंने गलत करा है। मैं बताऊँ खुद मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार एक को लेने जा रहा था तो उसने मेरे सर में हेलमेट मार दिया, मेरा दांत हिल गया था, मगर फिर भी हमने उसे कुछ नहीं कहा। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि उसके ये है कि हाँ अगर ये चीज़ कोई आदमी होश में करे तब तो उसको जवाब दिया जाए कि भाई अगर वो होश में करके वो मेरे पे हाथ उठा रहा है तो फिर मैं भी उस पर हाथ उठा सकता हूँ, मगर मुझे पता है वो होश में नहीं है ना। बाकी आपने कहा यूथ के लिए, देखिए मैं बताऊँ 80 से 90% क्राइम जो होते हैं ना वो केवल नशे के दौरान ही होते हैं। चाहे आप ये एक्सीडेंट रोड ले लो, या चोरी डकैती ले लो, या घर में देखना कई एडिक्ट क्या करता है, घर में अपनी मम्मी को, कई अब आपने सुना होगा पूरे परिवार को मार दिया, या पैसों के लिए अपनी माँ पे आग लगा दी है ना। तो ये सारे अधिकतर क्राइम केवल नशे के लिए ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एडिक्ट, जैसे हमें कहते हैं ना रिहैब, अगर रिहैब ना हो तो एक क्राइम इससे डबल क्राइम होने लग जाए, जो आज ये क्राइम हो रहा है इससे डबल क्राइम होने लग जाए, क्योंकि कई एक तरीके से उन पर थोड़ी एक बाउंडेशन है कि 2-6 महीने के जब वो यहाँ रहते हैं तो समझो 6 महीने बाहर 50% 40% क्राइम कम है, क्योंकि नशे के दौरान ही आदमी हर एक काम कर सकता है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं भी जब नशा करता था मेरा ही मन करता था, मैंने कई बार अपनी ऐसा हो जाता था कि मम्मी के पर्स से पैसे चुरा लेता था, क्योंकि मुझे तो केवल नशा दिख रहा है ना, मुझे तो नशे की अपनी पूर्ति करनी है, चाहे वो कैसे भी करनी है ना। बाकी यूथ को तो मैं कहूँगा कि देखिए नशे में कुछ नहीं मिला है ना। मैं खुद बताऊँ, मैंने यानी करीबन नहीं 70-80 लाख रुपए तक का नशा कर चुका था मैं, जो अपने एजिंग टाइम पर, तो मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, तो फिर आपको क्या मिलेगा जी। जब मैं रिहैब आया था तो मेरी जेब में 10 रुपये भी नहीं थे, और सोचो मैं इतने का नशा कर चुका था, ना मेरी कोई एसेट थी, ना मेरी कोई बैंक बैलेंस था कि मेरा बैंक बैलेंस हो, कुछ ना मैंने कुछ जोड़ा था, यानी सब क्या था नशे में। तो क्या मिला मेरे को? तो आप यूथ को भी ये कहना चाहूँगा, नशे में कुछ नहीं मिला है, आप केवल 2 चीज़ मिलेगी, जेल या तो फिर मौत। तो जैसे आप ये बात कह रहे हैं तो आपको क्या लगता है, हमने तो एक रीज़न दे दिया सोशलाइजेशन की, यूथ का एक तरीका है सोशलाइजेशन करना, और ये कहा जाता है कि ये बड़े लोगों के चोचले हैं कि आपस में मिलने के लिए वो ड्रिंक कर रहे हैं और फिर नशा कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे और वर्ग के लोग भी दुनिया में मौजूद है, तो वो क्यों इस नशीले पदार्थ की तरफ जा रहे हैं और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए ऐसा ना कि आप अपने को बिजी रखे ना इंसान, तो नहीं होता। अब आदमी रह रहा है खाली रहता है तो फिर उसको क्या होता है, चल मैं यार पार्टी में चले जाता हूँ, चल वहाँ गेट टुगेदर कर लेता हूँ। आप पार्टी में हम भी जाते हैं, मगर अब ऐसा नहीं है कि पार्टी में हम भी जाते हैं मगर नहीं, जब नहीं करता तो नहीं करना है। अपने मन में एक मोटिवेशन दीजिए कि बस मैंने नहीं करना है तो नहीं करना है ना। अब ये लगाइए कि मैं खुद एक स्मैक का एडिक्ट था, मगर आज मैं बीड़ी सिगरेट सुपारी भी नहीं खाता हूँ। तो बस मेरा मन है, मैंने कहा अब नहीं करना है तो नहीं करना है। मुझे भगवान भी नशा नहीं करा सकता, मैं आज ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने मन में महसूस कर लिया। तो सर मतलब ऐसी कोई चीज़ आपको क्लिक करी, आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ आई कि जिस दिन आपने ऐसा मन बना लिया कि हाँ मैं नहीं करूँगा? क्योंकि जो सिगरेट छोड़ने वाले लोग भी होते हैं वो यही कहते हैं कि चलो आज पी लेता हूँ, कल से नहीं करूँगा, लेकिन वो फिर वही चीज़ करते हैं। इसमें तो ऐसा क्या हुआ आपके साथ? ऐसा होता ना, आज कर लेता हूँ, मगर हम ये कहते हैं आज नहीं करता हूँ कल देखेंगे। वो कहते हैं ना, और आज कर लेता हूँ कल छोड़ दूंगा, मगर हम कहते हैं आज नहीं करूँगा कल देखेंगे। मुझे 6 साल हो गए, मैं रोज़ ही सुबह उठ के कहता हूँ आज नशा नहीं करूँगा। ऐसे कर करके मैंने 6 साल निकालने कि आज नहीं करूँगा कल देखूँगा। कल किसकी आई है? जब मैं कल नशा छोड़ नहीं पाया तो मैं कल नशा कैसे करूँगा? पहले मैं ये कहता था कल छोड़ दूँगा, फिर मैं ये रोज़ सुबह उठ के कहता हूँ मैंने आज नशा नहीं करूँगा। मैं यूथ को भी ये कहना चाहूँगा, सुबह उठ के अपने मन में करो आज मैंने नशा नहीं करना है। ऐसे करके आज मुझे 6ठा साल चल रहा है, आप विश्वास करेंगे कोई थॉट नहीं चलता है, क्योंकि देखिए मेन थॉट चलता है। जब आदमी का थॉट चलता है तो वो एक्शन करता है। मेरा थॉट चलेगा दिमाग का नशा करना है तो मैं तुरंत, मुझे फिर कोई नहीं रोक सकता। मगर मैं उस समय तुरंत जब मेरा थॉट चलता है मैं कहता हूँ आज नहीं करूँगा, थॉट गायब हो जाता है। तो फिर सर मतलब ऐसा कुछ ख्याल आया आपके मन में, या फिर सिर्फ रिहैबिलिटेशन सेंटर की देन थी? देखिए मैं अपनी मदर के बारे में सोच के मैंने नशा छोड़ने का, मेरा मोटिवेशन पहले 50% वो था कि मेरी माँ एजेड थी, तो मैंने कहा मेरी माँ को दुख नहीं देना है। तो मैंने सोचा था जब तक मेरी माँ जिंदा है तब तक मैं नशा नहीं करूँगा। अब वो धीरे धीरे करके फिर वो और चीज़ें आती गई।
यानी मन में ये था जब तक मदर जिंदा तब तक मैं कोई किसी नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन आज की यूथ में तो इतना दृढ़ संकल्प और इतना पेशेंस रहा ही नहीं है, और नशीले पदार्थ तो उस पेशेंस को बिल्कुल कम कर देते हैं। तो फिर आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहें हमारी ऑडियंस को, जो यूथ है, कि वो अपने आप को बिल्कुल कठोर बना दें इन सब चीज़ों के लिए? मैंने बताया ना आपको, एक एक दिन के स्तर से रिकवरी है, 1 डे एट टाइम कहते हैं हमारे यहाँ। जैसे मैंने आज नहीं करूँगा कल करूँगा, तो ऐसे करके हमारा यूथ भी चल सकता है। अगर वो उसको मान लिया सुबह उठता है उसे उसकी नशे की शिकन रहे तो वो ही मन में करे आज नहीं करूँगा, तो ये काम करता है, ऐसा नहीं है, ये एक मैजिक है। अधिकतर अन्य का जो प्रोग्राम है जो दुनिया में चलता है वो इसी को अप्लाई करता है, और इसी कारण जो है लाखों करोड़ों जो अन्य के मेंबर हैं वो ऐसे निकलते हैं इसी चीज़ को अप्लाई करके। और सर, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को और एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं? कुछ ऐसा आपने सोचा, फ्यूचर प्लान्स क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के? नहीं, बस एक्सपेंड का ठीक है अपना, ये हम लिमिट अपनी ठीक है, नहीं क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा फिर क्योंकि नहीं हो पाता ना। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह रावत है। मैं लक्ष्य रिहैबिलिटेशन डी एडिक्शन सेंटर से बोल रहा हूँ, देहरादून। अगर आपके आसपास कोई भी नशे, स्मैक, गांजा, अफीम, शराब या किसी भी प्रकार का नशा हो, छुड़वाना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9997373731। दूसरा नंबर है 9634490691। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, नशे को ना कहो, जीवन को हाँ कहो।